हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्यान सागर एकेडमी। आज हम रोटेशनल डायनामिक्स आपके चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 2 लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बेसिक रिवीजन दिया था आपके 11th क्लास का। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा था और रिलेशनशिप भी पढ़ा था हमने इन एंगुलर क्वांटिटीज और लीनियर क्वांटिटीज के बीच में। अब हम देखते हैं आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एकदम हंसते हंसते। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम आज ये सब देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आप सबने 11th में तो पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। मैं आपको उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज देना चाहता हूं और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी। सबसे पहला टॉपिक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है इसमें कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ऑलवेज directed towards the center, directed towards the center। और इसकी बेसिक कंडीशन क्या होती है? अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करना मतलब आपको पता होना चाहिए, दिख रहा है। अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपको देखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स की मेजर कंडीशन क्या होती है कि ये वाला फोर्स हो रहा है, बॉडी ये वाला फोर्स एक्सर्ट कर रही है। मेजर कंडीशन होती है आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल होना चाहिए। इसको एकदम चमकते हुए रंगों से लिखता हूं कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। अब आधे लोग बोलेंगे व्हाट इज दिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने अगर 11th क्लास में पढ़ा होगा, वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पूरा नोट दिया हुआ है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके दो तरीके के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहां पे आपकी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जीरो होती है, जहां पे आपकी नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जीरो होती है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है आपका जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब आपका जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट। तो यही है आपकी बेसिक कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एक्सर्ट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल होना चाहिए बस। और इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाली चीज नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था जो मैंने एकदम अलग रंग से लिखा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका इनर्शियल होना चाहिए, दैट इज आपका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए फ्रेम का। जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूं कि अगर आप मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है, हाँ ये एक आपका सर्कुलर पाथ है। इसमें आपकी एक गाड़ी दौड़ रही है, इसको बनाए गाड़ी यार, इसको गाड़ी बना दे। मान लो ये आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी दौड़ रही है, ये आपकी गाड़ी दौड़ रही है, ठीक है। ये आपकी गाड़ी है, ये सर्कुलर पाथ पे दौड़ रही है। अब आप मानो कि एक बंदा इसको यहां से देख रहा है, एक बंदा इसको यहां से देख रहा है, एक बंदा इसको यहां से देख रहा है और एक बंदा इस गाड़ी के एकदम अंदर बैठा है। एक बंदा इस गाड़ी के एकदम अंदर बैठा हुआ है। 4 बंदे बैठते हैं ना गाड़ी में, 1 2 3 4। एक बंदा इस गाड़ी के एकदम अंदर बैठा हुआ है और एक बंदा इसको यहां से देख रहा है। तो जो बंदा इसको यहां से देख रहा है ना, उसके लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है। उसके लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एकदम इनर्शियल है। क्यों? क्योंकि बंदा कहीं मूव नहीं कर रहा, उसके लिए एक्सेलरेशन एकदम जीरो है, उसके लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है। बट जो बंदा आपका इस बॉडी के अंदर बैठा हुआ है तो शादी जाहिर सी बात है ये सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था वेलोसिटी चेंज होती है और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगी। और वही तो होता है आपका एक्सेलरेशन कि अगर आपका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है तो वही आपका एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब है जो बंदा गाड़ी के अंदर बैठा है उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल नहीं है बल्कि नॉन इनर्शियल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। बट मैंने आपको क्या बोला, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करवाने की, एक्सर्ट करवाने की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होना चाहिए और आपकी एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। इसीलिए ये बंदा जब इस गाड़ी को देख रहा है तो इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है और जो बंदा गाड़ी के अंदर बैठा है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स ये इस बॉडी को एक्सर्ट करता हुआ देख सकता है। अगर मैं इसका एकदम सिंपल लोकल डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे अगर बंदा है, यहाँ पे गाड़ी है, तो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा। जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूं, वो है F सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा है ना मैंने, हाँ, mv²/r। mv²/r। अगर आपको कोई बोलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, वो कैसे लिखोगे, v स्क्वायर बाय r। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे लिख दिया, भाई साहब m a f इज इक्वल्स टू m a, एक m आ गया तो a की जगह v स्क्वायर बाय r ही तो आता है, 11th क्लास का टॉपिक है, आपने पढ़ा हो, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में आप देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था, एकदम जहन में डाल लो अपने, रिवाइज करके, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, ये सी v को यहां पे पुट करो, m इज इक्वल्स टू v स्क्वायर हो गया r ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इसको फर्दर एक्सक्लूड करोगे, m इज इक्वल्स m इंटू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r, एक r से एक r कैंसिल। अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला लिखना है तो F इज इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया आपके दो फॉर्मूले सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है, ये आपके दो फॉर्मूले किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, आया समझ, यही था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मैं आपको बताना चाहता। और अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो मतलब दिस इज अ रियल फोर्स, रियल फोर्स, ये एक रियल फोर्स, आया समझ, यही थी पूरी कहानी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका v स्क्वायर बाय r होता है, v स्क्वायर बाय r भी अगर नहीं लिखना है तो r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका ये देख लो ना, ma की हिसाब से r ओमेगा स्क्वायर, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, ac डिफाइन कर रहा हूं इसको मैं, a सफिक्स c, a सफिक्स c, ऐसे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो पहला टॉपिक तो हो गया, टीका लगा दे जरा अपनी आदतों की तरह, पहला टॉपिक हमारा हो गया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कोई ज्यादा अंतर नहीं है दो चीजों को छोड़ के, वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर था, ये डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। अब आप लोग बोलोगे सर कैसे, अब वो डायग्राम कॉपी तो होगी नहीं, बट बनाते हैं आपके ये, ठीक है। मान लो फिर से कि एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक पे ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी एक गाड़ी इस पे चल रही है, ये आपकी एक गाड़ी इस पे चल रही है, ठीक है, ये गाड़ी इस पे चल रही है। अब आप देखो कि अगर एक बंदा इस गाड़ी के अंदर बैठा है, मान लो आप ही हो, आप इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे बैठे हो, एकदम यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, और ये गाड़ी इस पे सर्कुलर मोशन कर रही है, ये गाड़ी इस पे एक सर्कुलर मोशन, ऐसे एक सर्कुलर मोशन इस पे कर रही है, ठीक है, अगर गाड़ी इस पे सर्कुलर मोशन कर रही है तब क्या हो रहा है, आपको पता है जब आप एक सर्कुलर टर्न पे जाते हो, जब आप एक सर्कुलर टर्न पर जाते हो तो आप बाहर की तरफ डेविएट होते हो, तब आप बाहर की तरफ डेविएट होते हो, हाँ कि ना। अगर आपकी बॉडी यहाँ पे, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स तो टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसी पॉइंट ऑफ टाइम में अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा है तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। सीधी बात है, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप एक कर्व पाथ पे घूम रहे हो तो आप किस तरफ डेविएट होने वाले होते हो, राइट कर्व पाथ पे होते हो तो लेफ्ट तरफ डेविएट होते हो, लेफ्ट कर्व पाथ पे होते हो तो राइट तरफ डेविएट होते हो। वो क्यों डेविएट होते हैं, क्योंकि आपके पर एक सूडो फोर्स लग रहा होता है, यही मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, सूडो फोर्स, SEUDO, सूडो फोर्स। व्हाट इज नाउ दिस सूडो फोर्स, दिस इज अ फेक फोर्स, जो फोर्स आप पे लगता नहीं है। अगर आपकी गाड़ी एक सर्कुलर टर्न ले रही है तो आपको कोई धक्का तो नहीं देता ना बाहर, आपको कोई धक्का नहीं देता, कोई आपको खींचता नहीं है, बट आप खुद ब खुद उस डायरेक्शन में जाते हो। इसका मतलब क्या है, आप पर एक फोर्स तो लग रहा है, बट दैट फोर्स इज फेक, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स, उसी को हम सूडो फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सूडो फोर्स होता है, वो सूडो फोर्स होता है। तीसरा पॉइंट डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर, सूडो फोर्स। और लास्ट पॉइंट है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, समझ आया।
जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, सूडो फोर्स होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके लिए एक मेजर कंडीशन होती है बॉडी को ये फोर्स एक्सर्ट करने के लिए। वही मैंने कहा था, इस बंदे के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, नॉन इनर्शियल। ये कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है, बट इसके लिए नॉन इनर्शियल। इसीलिए गाड़ी जब इस डायरेक्शन में चल रही होगी तो ये इस डायरेक्शन में डेविएट हो रहा होगा। आया समझ? आया समझ? यही है, बाकी सब इसमें सेम है। अगर आपको कोई बोले इसमें क्या डिफरेंस है, तो बस एक सेंट्रीफ्यूगल CF एक माइनस लगा देना, mv²/r माइनस m/r⍵²। ये एक्सेलरेशन लिखा ना मैंने, एक्सेलरेशन के लिए m मत लिखो, एक्सेलरेशन में m नहीं आता, ठीक है? r⍵²। फोर्स लिखना है अगर, फोर्स सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, वही आ जाएगा -mv²/r या -mr⍵²। कुछ नहीं, बस माइनस लिखना है आपको बाहर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल के, इसलिए माइनस लगा रहा हूं। एल्स इसमें कुछ नहीं, एल्स इसमें कुछ नहीं, ठीक है? यही थे आपकी दो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखते हैं इनकी एप्लीकेशंस। अब देखते हैं इनकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन से पहले आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम। एक टॉपिक पता होना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम। या एक टॉपिक में आपको शायद से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ना बताया हो, बट मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपका ऐसे जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन वाला टॉपिक था ना, ये लास्ट लेक्चर का टॉपिक है, एंगुलर एक्सेलरेशन रिमेनिंग। ये लास्ट लेक्चर का टॉपिक है, शायद मैं आपको ना बता पाया हूं, बट ये है क्या, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। इसमें होता क्या है, जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना, वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। मान लो अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, मान लो अगर आपका जो थीटा है, एंगुलर वेलोसिटी, मान लो एंगुलर वेलोसिटी जो आपकी ओमेगा है वो इंक्रीज कर रही है। आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अगर आपकी एक बॉडी ऐसे मोशन कर रही है, जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा, बट उसकी डायरेक्शन में लगेगा। ये आपको याद रखना है कि अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो आपके एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी उसी की तरफ होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी उसी की तरफ होगा। ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्लोनी फ्रेम करो इसको, ये हो गया आपके एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ये हो गया आपके एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। मैं कहना क्या चाहता हूं, आप एक बार ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। ये लास्ट लेक्चर का टॉपिक है, ध्यान से सुनो, शायद मैंने वहां बताया ना हो, बट यहाँ पे बता रहा हूं कि अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, थीटा इंक्रीज करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वो बात की बात है। बट ये देखो, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो उसी की डायरेक्शन में लगेगा। इफ ओमेगा इंक्रीजेस देन alpha is in the direction of omega, is in the direction of omega, direction of omega। और यहां पे क्या होगा, वाइस वर्सा। अगर आपका ओमेगा डिक्रीज कर रहा है ना, अगर आपका ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, वो आपका एकदम अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसीलिए इस केस में इस अल्फा को एक्सेलरेशन कहा जाता है, और इस केस में दिस अल्फा इज टर्म्ड एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है? इधर इस अल्फा को रिटार्डेशन कहा जाता है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, नॉर्मल भाषा में समझो ना यार। गाड़ी चल रही है, गाड़ी को आप रेस दे रहे हो, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी उसको आगे लेके जाती है। बट जब आप ब्रेक मारते हो तो स्पीड कम हो रही है ना, गाड़ी के जो टायर घूम रहे हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, तो आपका एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन लगता है, जो आपकी गाड़ी को ब्रेकिंग में हेल्प करता है, जो आपकी गाड़ी को ब्रेकिंग में हेल्प करता है। इसलिए यही था आपके लास्ट लेक्चर का टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर रह गया होगा तो यहाँ पे देख लो, ठीक है? कंटिन्यूअस है। चलो फिर सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हो गया, और क्या बचा? हाँ, अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशंस।
एप्लीकेशंस, सबसे पहली एप्लीकेशन देखते हैं हम, मौत का कुआं, जिसको आप वेल ऑफ डेथ लिखा है जो आपके से, मौत का कुआं। स्पेलिंग अगर रॉन्ग हो तो कृपया करके माफी दीजिएगा, काफी दिन बाद हिंदी लिख रहा हूं। मौत का कुआं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे आज, मौत का कुआं, अंग्रेजी में लिखता हूं कुछ अंग्रेजों के लिए, वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ। ठीक है, आप सब मेले में गए होंगे, आप सबने देखा होगा। अब क्या है, क्या इसके पीछे फिजिक्स है, वो मैं आपको भी समझाता हूं। देखो, मान लो, देखो एकदम बढ़िया डायग्राम बना रहा हूं आपको। मान लो ये दिस इज थोड़ा बड़ा करता हूं, हाँ ठीक है ना, अब बढ़िया लग रहा है। मान लो ये आपका एक 3D फिगर है, मान लो ना यार एक आपका 3D फिगर है, ठीक है, मान लो आपका 3D फिगर है। अब क्या सिलेक्ट करूं उसको यार, चलो फिर ऐसे ही देखते हैं। मान लो ना ये आपका 3D फिगर है यार, एक 3D फिगर, मौत का कुआं वही ना यार, यहाँ से एक बाइक उठती है, यहाँ जाती है, फिर इसके अबाउट ऐसे गोल 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 घूमती रहती है, इसके अबाउट ऐसे गोल 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 घूमती रहती है ना। मान लो ऐसे आपका एक पूरा सर्कुलर सरफेस है, ऐसे पूरा घूमा हुआ, यहाँ से बाइक आएगी, यहाँ पे घूमेगी, यहाँ घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमती है ना बाइक, ऐसे, फिर ऐसे घूमती है, फिर ऐसे घूमती है, फिर ऐसे घूमती है, पूरा घूमती रहती है ना इसमें बाइक। हाँ कि ना, देखा होगा कभी ना कभी मौत का कुआं मेले में जाके, तो वही कहानी है यहाँ पर भी। आप मान लो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बाइक बनाते हैं पहले जरा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको बनाया बाइक, उसको बनाते हैं। मान लो जो आपकी बाइक है वो यहाँ है, आपकी जो बाइक है वो यहाँ पे है, ठीक है, आपकी जो बाइक है वो यहाँ पर है मौत के कुएं पे, ठीक है, कोई समझ नहीं, बिजली बनाई है भाई, बाइक है, दिस इज अ बाइक। ये आपका जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर है। एफबीडी के बारे में आपको पता होना चाहिए इसके लिए। अब देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये दीवार के साथ तो कांटेक्ट में है ना, अगर ये दीवार के साथ कांटेक्ट में है तो इस पे दीवार से, बढ़िया बनाता हूँ फिर को, तो इस पर दीवार से इस पर दीवार से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा अंदर की तरफ, इस पर दीवार से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा अंदर की तरफ, हाँ बिल्कुल। और इसके सेंटर से इसका वेट एकदम नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसके सेंटर से इसका वेट एकदम नीचे की तरफ लग रहा होगा, जिसको आप किससे नाम दोगे, अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, तो इसका जो वेट होगा वो एकदम नीचे लग रहा होगा mg, इसका जो वेट है एकदम नीचे लग रहा होगा mg। और इसी सरफेस से इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, इसी सरफेस से इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जिसको आप Fs लिखोगे। Fs स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रुकी हुई है ना, एक जगह पे ही घूम रही है ना, एक एक्सिस पे, ऐसे एक ही एक्सिस पे घूम रही है ना, ऐसे एक्सिस भी नहीं होती, मतलब एक ही सर्कमफ्रेंस पे घूम रही है ना, ऐसे ऊपर नीचे हिल तो नहीं रही है ना, एक ही सर्कमफ्रेंस पे घूम रही है, तो इसका मतलब मैंने Fs स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखा है, ठीक है। काइनेमेटिक, डायनेमिक, रोटेशनल कुछ नहीं, बकवास कुछ नहीं लिखा मैंने, रोलिंग लिमिटिंग कुछ नहीं, सिर्फ स्टैटिक लिखा है, ध्यान से देखो। अब आप ध्यान से देखो, मैंने हर एक एरो का ना एक मतलब है। नॉर्मल रिएक्शन आपका सरफेस दे रहा है, फ्रिक्शन आपका सरफेस दे रहा है, और mg आपकी बॉडी से आ रहा है, ठीक है। अब आप मानो ये जो बाइक है ये ऐसे ऐसे घूम रही है, तो किसी एक्सेलरेशन के साथ घूम रही है ना, यहाँ से एक बंदा देख रहा है, यहाँ से एक बंदा देख रहा है, ये बाइक किसी एक्सेलरेशन के साथ घूम रही है ना, वो एक्सेलरेशन कौन सा, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन जब भी ये बाइक घूमती रहेगी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है कि नहीं, हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा ना नॉर्मल रिएक्शन आपका, क्योंकि बाइक आपकी ऐसे ऐसे सर्कमफ्रेंस पे घूम रही है, और आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। तो इसके कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर होगा, आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, mv² by r।
ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन देखो, सामने दिख रहा है अपोजिट फोर्सेस है तो बराबर होंगे। फ्रिक्शनल फोर्स आपका किसके बराबर होगा? mg के बराबर। फ्रिक्शनल फोर्स आपका किसके बराबर होगा? mg के बराबर। तो यहाँ पे Fs इज इक्वल्स टू mg। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। बट अगले पेज पे चलते जरा। बट हमें पता है, वी नो दैट स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप कैसे डिफाइन करते हो? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो जरा पीछे वाली इससे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड Fs आपका mg के बराबर है, तो mg इज इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो आपका mg है वो हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, किसके बराबर था? आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, mv स्क्वायर बाय r। यहां से आपका m और m कैंसिल हो गया और आपका v किसके बराबर आ गया? म्यू r g अंडर रूट। यही है आपकी एक सेफ स्पीड भी कह सकते हो या स्पीड कह सकते हो जब आपका बॉडी वेल ऑफ डेथ में होता है, जब आपकी बॉडी वेल ऑफ डेथ में कर्तव्य परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। इसको आप सेफ स्पीड कह सकते हो कि इतनी स्पीड से आपकी बॉडी उस वेल ऑफ डेथ में सर्कल में घूमनी चाहिए ताकि वो नीचे ना गिरे, समझ आया? यही है आपका वेल ऑफ डेथ, सबसे पहला एप्लीकेशन, मौत का कुआं, यही आपका सबसे पहला एप्लीकेशन, ठीक है, समझ आया? नॉर्मल रिएक्शन आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर था, आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो mg के बराबर था, इन्हीं दोनों इक्वेशन से। बट आपने 11th क्लास में पढ़ा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, वेयर म्यू आपका क्या है? आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और आपका n आपका नॉर्मल रिएक्शन है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड Fs की जगह आपने mg लिख दिया, वो म्यू n के बराबर है, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपने n की जगह पे mv स्क्वायर बाय r लिख लिया। यहाँ पर आपका m और m कैंसिल हो गए, इसलिए जब फर्दर मैंने इसको, देखो अब मत बोलना सर एक स्टेप खा लिया, मैंने खा लिया, आप मत खाना पेपर में, रुको आगे लिख देते, g इज इक्वल्स टू म्यू v स्क्वायर बाय r। ये r इधर गया, अरे 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 रुको थांबा, अच्छा हुआ लिख लिया, देख रहे हो? यही गलती होती है, r तो इधर गया, म्यू नीचे गया, r g बाय म्यू, देख रहे हो? अब कृपया करें कमेंट में ची चू नहीं करना, सर गलत लिखा, एकदम सही लिखा, देख लो ध्यान से, कोई गलती नहीं हुई है मेरे से भाई, आपसे भी नहीं होगी, हो सकती है लेकिन ध्यान से देखना, ठीक है? आया समझ? एक स्टेप मत खाना, देख रहे हो? एक स्टेप खाने से क्या होता है? मेरा तो कुछ नहीं, आप लोग पेपर दोगे फिर वहां पे गलती हो जाएगी। चलो समझ आया? ये वाला एप्लीकेशन मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या आपका? ऑब्जेक्ट along a curved horizontal road, object along with a curved horizontal road। अब आपके लिए सबसे पहले मैं कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड बनाता हूँ। ये देखो क्या चमकती रोड बनाऊंगा यार, अभी देखना, किलोन हाँ बन गई ना, सही लग रहा है। हाँ बढ़िया लग रही है, ठीक है। ये आपके कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है, उस पे आपका एक ऑब्जेक्ट घुमा लो, इसको घुमाएंगे, इसको घुमाओ यार, आपको ही घुमाओ, ये लो, इस पे एक ऑब्जेक्ट आपका घूम रहा है, इस पे आपका एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है,
ये लो फिल इससे फ्रेम ये वाला, ठीक है। इस पे आपकी ये गाड़ी घूम रही है, इस पर आपकी ये गाड़ी घूम रही है। अब आप मेरे को बताओ, सबसे पहले देखो फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल सरफेस आपका फ्लैट है, सबसे पहली चीज। मैं फिर से आपके एकदम तगड़ा तगड़ा बनाता हूँ। ये देखो, ग्राउंड से इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, ग्राउंड से इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। वही नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? mg के। वही नॉर्मल रिएक्शन यहां पर किसके बराबर होगा? इसके सेंटर से एक फोर्स लग रहा होगा mg, इसके सेंटर से एक फोर्स लग रहा होगा mg, यहाँ इसके सेंटर से एक नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, और ऊपर ये जो धरती है वो इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रही है, ये जो धरती है वो इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रही है। अब मुझे एक बात बताओ, आप चाहते क्या हो? जब आपका ऐसे एक सीधा एक कर्व्ड रोड है, आप अगर उस कर्व पे टर्न ले रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी स्लिप होकर रोड से नीचे उतर जाए? नहीं ना चाहते। आप क्या चाहते हो? आपकी गाड़ी कॉन्स्टेंटली उस रोड को फॉलो करती रहे, टर्न आपका पूरा हो जाए, यही चाहते हो ना? तो वो आप जो चाह रहे हो उसको फुलफिल किस चीज से कर रहे हो? उसको फुलफिल कौन चीज कर रही है? उसको फुलफिल इस रोड से लगने वाला फ्रिक्शन कर रहा है, उसको फुलफिल इस रोड से लगने वाला फ्रिक्शन कर रहा है। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। यही फ्रिक्शन है जो आपकी गाड़ी को फिसलने उतरने नहीं देता, रोड से उतर के खाई में ना चले जाए आपकी गाड़ी। यही फ्रिक्शनल फोर्स है जो आपको हेल्प करता है, यही फ्रिक्शनल फोर्स है जो आपकी गाड़ी को रोड से उतरने में हेल्प करता है। अब हेल्प करता है तो करता कैसे है मैं बताता हूं। ये हेल्प ऐसे करता है कि आप देखो, ये बॉडी भी सर्कुलर पाथ के लॉन्ग घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, है कि नहीं? तो यहां पर भी जो आपकी सबसे पहली इक्वेशन बनेगी Fs, यहाँ पे आपका जो Fs बनेगा वो किसके बराबर है? mv²/r। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? दूसरी इक्वेशन सामने दिख रही है, n ऊपर है mg नीचे है, तो n किसके बराबर होगा? mg के। नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल्स टू mg, n इज इक्वल्स टू mg। ये आगे आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, अब आप लोगों को पता है, अब आप लोगों को पता है, बट वी नो Fs इज इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। हमें पता है Fs इज इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इसी पेज पे करते हैं। हमें पता है, अरे यार हमें पता है Fs इज इक्वल्स टू Fs इज इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो अब अगर मैं Fs की जगह इक्वेशन 1 में म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन डालूंगा, म्यू एस लिखो, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसलिए म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, वो मेरा किसके बराबर होगा? mv²/r के। हाँ कि ना? बस पहली इक्वेशन में कुछ नहीं डाला है भाई यार, ये म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन डाला है, उसके बराबर होगा। अब हमने नॉर्मल रिएक्शन देखा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमने देखा नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, तो म्यू mg आ गया हमारा mv²/r के बराबर। इससे m और m कैंसिल, तो फिर से v² होगा हमारा म्यू rg, और v होगा हमारा √μ/g। यही है आपकी सेफेस्ट स्पीड। दिस इज द सेफेस्ट स्पीड ऑफ ए व्हीकल, सेफेस्ट स्पीड ऑफ a vehicle along a curved horizontal road, यही है आपकी सेफ स्पीड along a curved road। यही कहना चाहता हूं मैं, ठीक है? ठीक है, समझ आया? यही है आपका ऑब्जेक्ट along the curved horizontal। मैं बताता हूं स्टार्ट कैसे किया मैंने। आपका एक कर्व सर्कुलर पाथ है, आपका एक कर्व सर्कुलर पाथ है जिसपे आपका एक बॉडी मूव कर रहा है, जिसपे आपका एक बॉडी मूव कर रहा है। बॉडी मतलब एक कार है जो आपकी मूव कर रही है। अब वो मूव कर रही है तो यहाँ पर उसको रोड से नीचे ना उतरने देने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उस पे रोड से नीचे ना उतरने देने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। वो फ्रिक्शनल फोर्स गाड़ी को रोड से उतरने नहीं देगा, और रोड है तो उसको नॉर्मल रिएक्शन दे रही है। नॉर्मल रिएक्शन अब उसके वेट को बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट को बैलेंस कर रहा है।